सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स चाहिए, पर क्या आप भी वही सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं जो हर साल स्टूडेंट्स को मार्क्स लूज़ करवाते हैं? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। हेलो गाइस, मैं हूँ निधि और ये है सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स क्रैश कोर्स, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है बिना किसी गलती के। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, एग्ज़ाम में होने वाले कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीखेंगे और स्टेप वाइज सॉल्यूशंस लिखने का बेस्ट तरीका देखेंगे ताकि फुल मार्क्स मिल सकें। अगर आपको मैथ्स एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो को एंड तक देखो, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। और कमेंट में बताओ कौन सा टॉपिक आपको सबसे टफ लगता है, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर में आया था। ओके, तो अभी हम लोग फर्स्ट सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। ये सेट है 32-3, सेट 3। तो इसका जो सेक्शन ए है जो कि 1 मार्क ईच है, 20 क्वेश्चंस, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा एंड ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा इज। सो बेसिकली जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या बोलता है, अगर x1 कॉमा y1 एक पॉइंट है एंड x2 कॉमा y2 एक दूसरा पॉइंट है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है कि डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट अप्लाई कर देते हैं। तो ये अगर यहाँ पे डालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस ए साइन थीटा विच इज़ ए साइन थीटा प्लस ऑफ ए साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अभी यहाँ अगर हम लोग ऐसे देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से आया। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पे अगर कम्प्लीटली देखना चाहिए, ए स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ देखो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर इसको आप यहाँ से निकालो, फिर ये भी यहाँ पे भी ए स्क्वायर कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अभी इसका एक तरह से ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अभी आप पूरे में से अगर ए को बाहर निकालो तो मॉड ए जो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो मॉड ए बाहर आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 2, सॉरी 2 बार है लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस, इसको यहाँ पे नॉर्मली भी लिख सकते हैं या फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप साइन 2 थीटा भी लिख सकते हो, प्लस फिर यहाँ से ए स्क्वायर तो हमने बाहर निकाल लिया था, ये आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेम इज़ 1 और यहाँ पे फिर से दिस इज साइन 2 थीटा, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर था, ये दोनों चले गए आपस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 मॉड ऑफ ए √2। ठीक है, और क्योंकि सिंस ये डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा a√2, अदरवाइज यहाँ पे इसका इसमें से बाहर आ सकता है प्लस माइनस a√2, पर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो इसलिए हम लोग सिर्फ प्लस a√2 को लेंगे। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर O हो गया, इसका रेडियस है OA, एक रेडियस OA, दूसरा रेडियस OB, और इस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट है OA एंड OB पे। ठीक है, और जो ये एंगल है APB दैट इज़ 90 डिग्री। सो अभी आपको ये वाला डिस्टेंस जो AB है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है,
अभी इसका जो कॉन्सेप्ट, जो मेजर इसका जो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बोलें तो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये अप्लाई होगा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट डालेंगे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, पेरीफेरी पे, तो वो इक्वल होता है। दैट मीन्स पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच विल बी यूजिंग। ठीक है, अभी ये 90 है। उसके बाद ये ओ ए और ए पी जो होगा वो 90 परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। फिर सेम, तो अगर ये 90, ये सारे ही 90 हो गए, दैट मीन्स। और उसके बाद क्या है कि ये वाला रेडियस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है यहाँ पे, ठीक है, एंड पी ए भी पी बी के बराबर ही हो गया। दैट मीन्स अगर ये एडजेसेंट साइड्स जो हो गया ये इक्वल हो गए एंड सारे एंगल्स 90 है, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल, जो आपका क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी है वो एक स्क्वायर बन गया, है ना। तो स्क्वायर का डायगनल का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का ए बी इज द डायगनल। ये अब एक डायगनल बन चुका है इसका, ठीक है। तो इसका ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, a√2 विच इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर्स, ये भी 5, ये सारे के सारे 5 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर्स। यूनिट्स हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर तो ऑप्शन है, लेकिन ऐसे नॉर्मली जब आप बनाएंगे तो यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। 5√2 सेंटीमीटर्स विच इज ऑल्सो बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच टर्म ऑफ द ए पी -29 -26 -23 .61 इज 16, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो विच टर्म मतलब 16, ऑब्वियसली ये क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ से 0 होगा, फिर 6 ये बढ़ेगा, तो यहाँ पे 16 कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर में, कहीं पे सेंटर में नहीं मतलब बीच में आएगा, ठीक है। तो अभी तुम देखो कि इसका जो फर्स्ट टर्म है A1 क्या है -29, और जो nth टर्म होता है AP का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये यूज़ हो रहा है कि nth टर्म ऑफ द AP का फॉर्मूला क्या होता है, ये है। अब यहाँ पे d कैलकुलेट करेंगे तो d का वैल्यू क्या होगा, -26 माइनस -29 विच इज़ 3। सो हमें बताना है कि जो 16 है वो कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है इस AP का। सो A1 हो गया यहाँ पे -29 प्लस, मान लेते हैं कि वो nth टर्म है, n-1 इंटू डी इज़ 3। सो 16 प्लस 29 इज 39, 6 45 divided by 3 is equals to n-1, that implies n is equals to 15 plus 1 which is 16. So 16th term of this AP is 16. तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी का जो कॉन्सेप्ट था वो ये, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट डालते हैं तो वो इक्वल होता है। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला वाज द कॉन्सेप्ट। तो हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके ऊपर वो क्वेश्चन बना होता है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 55। अब एक बॉक्स है जिसमें 6 to 55 के नंबर्स रखे, मतलब कितने कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे, आप अगर ऐसे कैलकुलेट करो तो टोटल कार्ड्स विल बी 55 माइनस 6 प्लस 1, ऐसे कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ कार्ड्स, दैट इज 55 प्लस 1 60, 56 माइनस 66 दैट इज 50, ठीक है। 50 कार्ड्स हैं टोटल। और यहाँ बोल रहा है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ए ड्रॉन कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अभी परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ऐसे करके ये परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो अगर वो 6 से 55 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49 एंड देन 8 स्क्वायर 64, तो ये उससे आगे हो जाएगा। तो इतने ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 5। दैट मीन हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स आ सकते हैं वो कितने हैं, 5 टोटल। अगर आप एक नंबर टोटल निकालोगे, मतलब अगर आप एक कोई भी कार्ड निकालते हो तो कितने कार्ड्स निकल सकते हैं, वो थे 50। 10 जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर जो अगर होगा वो क्या हो जाएगा, आप मतलब 5 कार्ड्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, आउट ऑफ आप कितनी बार उसको, कितने कार्ड्स आप निकाल सकते हो, 50 कार्ड निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/10। सो दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड ये ऑप्शन कौन सा है, ये सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि फेवरेबल आउटकम्स आपको जो होता है वो सही से निकालना है, एंड टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल एंड टोटल आउटकम्स, उसका रेशियो। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम करेंगे फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे फेवर में हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, जो कि कंप्लीट टोटल कितने वैसे आउटकम्स पॉसिबल हैं वो हमारे फेवर में हो या ना हो,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज़ 4 हो गया, 5 इज़, हाँ ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी। तो फिर अभी ये सेम एक सर्कल बनाएंगे, इसको अच्छे से बनाते हैं। ये क्या बन गया ठीक है, एक सर्कल बन गया। एंड अभी इसका सेंटर है यहाँ पे, ओ मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ए से यहाँ पे एक पॉइंट एक्स पर एक गया है ए बी, एंड देन फिर बी से सी, बी से सी यहाँ तक आ गया, ठीक है। देन ये सेम सी टू डी गया है, ठीक है, एंड देन ए टू डी भी गया है, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो अभी ये ए सी ये इंटरसेक्ट हो रहा है पी पे, बी एंड डी। अभी ये क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट्स क्या है, ए डी पी एंड सी बी ए, ये ट्राइंगल इज सिमिलर देन ए डी पी बी पी सी, ए डी पी बी सी पी एंड ए डी पी सी बी पी। ये ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो ट्राइंगल सिमिलर कौन से हैं ये देखने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि ट्राइंगल, दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होंगे या तो वो एंगल 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 हो, एंगल साइड एंगल हो, साइड एंगल साइड हो, साइड 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 हो, ये सारे अगर हैं तो वो क्या होता है, ट्राइंगल्स जो होते हैं वो उनको सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। इन सिमिलैरिटी से वो ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। तो अभी हम पहले तो यहाँ पे ये चेक करेंगे कि एंगल साइड क्या कॉमन है, क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मेन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है वो होता है कि जो सेम आर्क विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द पेरिफेरी, ठीक है, इक्वल एंगल एट द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल। अगर आप सर्कल पे देखोगे तो वहाँ पे एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये आर्क ए सी है, ठीक है, ये आर्क ए सी जो है ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है, लेट्स से दिस इज़ 1, यहाँ पे दूसरा एंगल सेम आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल 2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। तो एक तो ये एंगल हो गया, ठीक है, विच इज़ कौन सा एंगल है ये लिख देते हैं, ए डी पी और ए डी सी वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इज इक्वल्स टू एंगल सी बी पी और सी बी ए, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। नेक्स्ट से यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला भी आर्क है, ये एक आर्क है डी बी, ठीक है। ये तो जो एंगल था ये ए सी आर्क ने सबटेंड किया था, ठीक है, आर्क ए सी। अभी यहाँ पे एक आर्क डी बी है, ये सबटेंड कर रहा है यहाँ से एंगल अगर देखना चाहें ये वाला एंगल 3 और यहाँ पे ये सेम एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी यहाँ पे इक्वल है। कौन सा एंगल है ये, डी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल बी, ऐसे देखें डी ए पी बराबर है इज इक्वल्स टू एंगल बी सी पी, ठीक है। अभी ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। एंड सिमिलरली अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ जो ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, जो कि हैं एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी पी सी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ 1 मार्क्स, बट अगर आपको ये क्वेश्चन आए ज़्यादा मार्क्स में तो आपको लिखना चाहिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसके लिए ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया कि ये तीनों एंगल्स हो गए। तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, ये आप समझो, ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, ए डी पी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी पी, है ना। ये कौन सा ऑप्शन है अगर चेक करें हम लोग तो ये ऑप्शन में ऑप्शन डी, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि सेम आर्क विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि जो आपका डायमीटर होता है
डायमीटर जो होता है सर्कल का वो सबटेंड करता है 90 डिग्रीज। तो ये आपको याद रखना चाहिए सर, डायमीटर ऑफ द सर्कल विल सबटेंड 90 डिग्रीज एट द पेरिफेरी और द सर्कमफ्रेंस, व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार क्वेश्चंस में यूज़ होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलो, तो ये क्या है, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10 इज। मोर देन 10 मतलब जो मैक्सिमम एक डाइस पे आ सकता है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 + 6 दोनों ही लास्ट। ठीक है, 12 ये आ सकता है, 12 आ सकता है, या फिर एक पर 6 आए दूसरे पे 5 आए, दैट इज 11, ये भी मोर देन 10 है। ठीक है, या फिर इस पे 5 आए और इस पे 6 आए, ये भी 11। ठीक है, और अगर अब इसके नीचे जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फेवरेबल आउटकम में नहीं है। फिर आगे 4 5 9 हो जाएगा, 4 3 तो पॉसिबल नहीं है। तो यही 3 आपके जो फेवरेबल आउटकम्स जिसको बोलना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स विल बी कि या तो 11 आए या तो 12 आए, तो 3 फेवरेबल आउटकम्स है आपके पास। और टोटल आउटकम्स एक डाई अगर एक देखना चाहें, 2 डाइस को रोल करके, तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 × 6 जो कि 36 है। कैसे, 1 1 1 2 फिर ऐसे करते करते 1 6 तक जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे 2 1 2 2 फिर ऐसे करते करते यहाँ पे 2 6 पे जाएंगे, फिर ऐसे करते करते आपका कम्प्लीटली यहाँ पे 6 1 6 2 और फिर ये पूरा 6 6। तो बेसिकली ये 6 6 6 6 आप समझो ऐसे 6 6 करते करते। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, यहाँ पे 6 फिर 6 फिर 3 4 5 6 6 6 और 6, है ना। तो ये टोटल आपके 6 × 6 जो हो गया 36 आउटकम्स टोटल हो सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया था, पहले ही बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10 विल बी सम मोर देन 10 अगर आपको चाहिए तो इसका मैंने क्या बताया था, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, है ना। बस ऐसे ही करना है, फेवरेबल आउटकम्स है 3, टोटल आउटकम्स है 36, दैट मीन्स 1/12 1/12। ये आपका आंसर कौन सा नंबर है, डी, आंसर इज डी। गुड, हो गया। ये तो इजी था, फेवरेबल आउटकम से पहले भी यूज़ हुआ था, अभी फिर से यूज़ हो रहा है। बस इसका सेम कॉन्सेप्ट वही है कि फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स याद रखना है हमेशा प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अभी नंबर 7 पे चलते हैं। क्या है, आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वॉन्ट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास, शी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट डैश ऑफ मार्क्स। ठीक है, अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कौन सा मार्क ऑब्टेन किया है वो टीचर को जानना है। तो मान लेते हैं कि किसी को 2 आए थे, फिर किसी को 5 आया, फिर एक और को 5 आया, फिर किसी को 3 आया, फिर 1 भी आया, किसी को 6 आया, फिर किसी को 5 आया। ठीक है, अभी मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है, अभी मोड इसमें चाहिए आंसर क्या है वो जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब अगर आप इसको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 1 2 फिर क्या अरेंज करोगे 3 फिर 5 5 5 और फिर 6। ठीक है, आप इसको ऐसे अगर अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो सेंटर में आता है वो मीडियन हो गया, मतलब 1 2 3 5 5 6 ये 5 है ना। तो ये 5 जो होगा आपका यहाँ पे ये मीडियन कहलाएगा। ठीक है, अभी मोड क्या होता है, मोड इज़ जो सबसे ज़्यादा बार आया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आया है वो होता है मोड। ठीक है, तो कौन सा मार्क्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आया है यहाँ पे, 1 2 3 1 1 आया है, 6 भी 1 1 आया है, 5 जो है वो मोड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 जो है 5 3 टाइम्स आया है स्टूडेंट्स को 5, तो यहाँ पे कोइंसिडेंटली 5 इज़ द मोड ऑल्सो। ठीक है, अभी मीन क्या होता है, मीन इज़ बेसिकली द एवरेज, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज मतलब क्या कि सबका सम कर दो आपस में, 1 + 2 + 3 + 5 + 5 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई कितने मार्क्स है, 1 2 3 4 5 6 7 कर दो, तो क्या हो गया 1 2 3 6 12 और 15 इज 27/7। सो बेसिकली दिस विल बी योर मीन। एंड रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज इज मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड माइनस मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो रेंज कितना था, कहाँ से कहाँ तक मार्क्स गए, सो 6 - 1 दैट इज 5।
5 इज़ द रेंज. सो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका क्या हो जाएगा कि मोड. शी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट कौन सा मार्क्स है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आया है. तो फिर कैलकुलेट क्या करेगी वो, मोड कैलकुलेट करेगी मार्क्स का. मोड कैलकुलेट करेगी तो उसको पता चलेगा कि 5 है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी, दैट इज मोड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आर. ठीक है, अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अभी रूट्स जो होते हैं, रूट्स कैलकुलेट करने का पहले तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a. ठीक है, अभी यहाँ पे b ये सब क्या है, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज बेसिकली द जो एक फॉर्मेट है, राइटिंग फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी आप यहाँ से देख सकते हो. अब यहाँ जो मैंने डी डाला है, ये डी क्या होता है, डी इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखना चाहें, डी विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला. ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम लोग ये देखेंगे इसका जो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, अगर इसको कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर d का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो जो आपके रूट्स होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं. ठीक है, d अगर इक्वल हो जाता है टू 0 तो ये होता है रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, क्योंकि ये 0 हो गया तो रूट्स क्या बने, माइनस बी बाई 2a. ठीक है, तो ये आपके दो रूट्स बनेंगे जो कि माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 है, दो रूट्स. अभी ग्रेटर देन 0 है तो माइनस बी प्लस माइनस समथिंग होगा, तो ऑब्वियसली दो अलग अलग रूट्स आएंगे. पर अगर d का वैल्यू 0 से लेस हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव विल बी इमेजिनरी. तो ये जो आपके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो उन्होंने एक और चीज़ पूछा है. उन्होंने सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोला, उन्होंने बोला रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, रैशनल और इरेशनल. अभी रैशनल का मतलब क्या है कि अगर वो रैशनल है, मतलब रैशनल होने का मतलब है कि वो एक p बाई क्यू फॉर्मेट में है, वेर q नॉट इक्वल्स टू 0, और ये जो है वो इंटीजर्स हैं p और q, है ना, वैसा रैशनल. और इरेशनल मतलब कि ऑब्वियसली वो रूट के टर्म्स में है, वो इंटीजर्स नहीं है, तो वो इरेशनल हो जाएंगे. तो रैशनल और इरेशनल ये फंक्शन रैशनल इरेशनल कब हो सकता है, ये वाला ये फंक्शन रैशनल इरेशनल तब होगा अगर d का वैल्यू कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. परफेक्ट स्क्वायर आ जाए जैसे कि मान लो 4, तो d अगर 4 हो जाएगा तो रूट ऑफ d क्या है, वो 2 हो जाएगा. तो फिर इसके यहाँ पे आप ऑलरेडी उसको पुट करोगे तो वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आए या इंटीजर के फॉर्म में आए, वो p बाई क्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा. दैट मीन्स वो रैशनल हो जाएगा. बट वहीं पे अगर d का वैल्यू समथिंग लाइक 27 है, 27, तो रूट डी क्या हो जाएगा, रूट डी विल बी 3√3, है ना, 9 इंटू 3, 3√3. अब ये 3√3 है, तो अब अगर आप इसको x में पुट करोगे, x मतलब माइनस बी प्लस माइनस 3√3 अपॉन 2a, तो ये तो इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये सारे इंटीजर मिलके ये क्या है, ये एक इरेशनल फॉर्मेट देगा, ये कभी भी रैशनल नहीं हो सकता, है ना. तो अब आपको यहाँ पे इसका बेसिक इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप d निकालो और d का वैल्यू क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि इसके आंसर क्या होंगे. ठीक है, तो d क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 से 64, विच इज़ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, विच इज़ नेगेटिव. दैट मीन्स इसका जो रूट्स हैं दैट विल बी इमेजिनरी, क्योंकि d यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे नॉट रियल, सी इज़ द आंसर विच इज़ नॉट रियल, इमेजिनरी और नॉट रियल. ठीक है, तो ये आपका बेसिक, आपका जो मेन कॉन्सेप्ट था, आपको ये सब ध्यान रखना है दैट एक्स का क्या, रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एंड डी का 0 इक्वल्स एंड लेस देन 0 होने का क्या मतलब है, रैशनल का होने का क्या मतलब है, कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है कि रैशनल होगा कि इरेशनल होगा. तो ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया इसको, हाँ क्वेश्चन 9. ठीक है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A20 माइनस A15 इज 20. इसका कॉमन डिफरेंस बताना है. पहले तो सेम, ये पहले भी ये क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि जो A20 है मतलब 20th टर्म, ठीक है, तो
ये ए पी कैसे स्टार्ट होता है, A1 A2 A3 ऐसे, ठीक है। तो A20 जो इसका 20th टर्म होगा वो क्या होगा, तो बेसिकली AN जो nth टर्म होता है वो होता है AN प्लस A1 प्लस A1 प्लस n-1 इंटू डी इज द कॉमन डिफरेंस। सो अगर हम लोग A20 की बात करें तो A20 विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस 19D। और सेम अगर यहाँ अगला क्या है A15 की बात करें तो A15 हो जाएगा A1 प्लस 15 माइनस 1 14D, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि A20 माइनस A15 इज इक्वल्स टू 20, ऐसा बताया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस 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 ऐसे करें तो A20 माइनस A15 क्या है 20, ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, इज इक्वल्स टू A1 कट गया फर्स्ट टर्म, 19D माइनस 14D इज 5D, दैट इम्प्लाइज D इज इक्वल्स टू 20/5 दैट इज 4। सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा 4, विच इज ऑप्शन नंबर A। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10। यहाँ भी आपको बस जो मेन कॉन्सेप्ट क्या था बस ये याद रखना है कि nth टर्म जो होता है, nth टर्म ऑफ द AP क्या होता है, वो AN इक्वल्स टू A1 प्लस n-1D होता है। ऑल्सो आपको ये भी ध्यान रखना है जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, मतलब AN माइनस AN-1 विल बी इक्वल्स टू AN-1 माइनस AN-2, मतलब बेसिकली A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 ऐसे करके चलता है। ये सब जो होते हैं इक्वल होते हैं और इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन मीडियन ऑफ द न्यू डेटा। ये हमने पहले भी देखा था कि मीडियन क्या होता है। बेसिकली अगर एक ऑब्जर्वेशन का डेटा है, जैसे लेट्स से 1 2 फिर 1 4 3, अगर ऐसा कोई डेटा है, ठीक है, और तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जैसे 1 1 2 3 4। तो जो भी आपका ये सेंटर आ जाएगा 2, तो ये सेंटर में ये हो जाएगा आपका मीडियन। तो मीडियन ऐसे निकलता है। अभी ये क्या बोल रहा है कि अगर हर एक डेटा पॉइंट को 2 से इंक्रीज कर दें, तो 2 से इंक्रीज करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 क्या है 1 प्लस 2, ये वाला 1 क्या है, ये 3 बन जाएगा 2 से इंक्रीज होने पे, फिर 3 2 क्या है 4 बन जाएगा, फिर ये 3 जो है 5 बन जाएगा और 4 6 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि सब के सब जो है वो 2 से इंक्रीज हो गए। तो अभी मीडियन का वैल्यू क्या हो गया, मीडियन यहाँ पे 4 इस सेंटर में है तो 4 हो गया। तो आपका जो मीडियन हो गया ये क्या हो गया, ये भी जो पहले 2 था आपका मीडियन यहाँ पे 4 हो गया, मतलब मीडियन भी 2 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि A, क्योंकि हर एक वैल्यू डेटा पॉइंट जो है 2 से इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे मीडियन भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है इंक्रीजेज बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर्स एंड 48 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली। तो PQ बाई AB इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। तो अभी इसके ये फर्स्ट इस क्वेश्चन में जो आपका कॉन्सेप्ट क्या था कि मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन में इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो सेंटर पे आता है उसको मीडियन बोलते हैं। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन का था, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, मतलब ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो पहले तो जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनका एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसका मतलब होता है कि जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स PQ बाई AB विल बी इक्वल्स टू QR अपॉन BC विल बी इक्वल्स टू PR अपॉन AC। आप चाहे तो AB बाई PQ भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए ऐसा लिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है इसने कि PQ बाई AB उसको कैलकुलेट करके देना है। तो बेसिकली इसलिए मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिख दिया, अदरवाइज आपको फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ता, ठीक है। अभी ये कोई भी प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट के बराबर हो सकता है, जैसे K मान लो या फिर किसी के भी, ठीक है। तो ये जो है ये मेन कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब आप ये देखो कि यहाँ बोल रहा है कि पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है आपको। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC ये क्या दिया हुआ है 56, मतलब AB साइड AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल्स टू 56 बता दिया। फिर PQ प्लस QR प्लस PR ये भी बता दिया इन्होंने कि वो क्या है 48 है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। अब अगर हम इनको यहाँ से अगर हम देखें तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो मैंने K बोला, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि PQ को क्या बोल सकते हैं K टाइम्स ऑफ AB ऐसा बोल सकते हैं। सेम QR को हम K टाइम्स ऑफ BC एंड PR को K टाइम्स ऑफ AC बोल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से अगर इसको पुट करो तो क्या हो जाएगा K टाइम्स
ए बी प्लस के बी सी प्लस के ए सी विल बी इक्वल्स टू 48. ठीक है, दैट इम्प्लाइज के कॉमन आ गया यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट के कॉमन करके ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी विच इज इक्वल्स टू वॉट, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज 56 सेंटीमीटर्स एज गिवन इन क्वेश्चन. ये 56 सेंटीमीटर्स है, ये 48 सेंटीमीटर्स है ना. तो के तो यूनिट लेस है बिकॉज ऑब्वियसली ये के का वैल्यू हो जाएगा 48 सेंटीमीटर्स अपॉन 56 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर्स गए, ये दिस इज यूनिटलेस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 8 7 6 अपॉन 7. तो के का वैल्यू 6 अपॉन 7 आ गया विच इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई ए बी विच इज पी क्यू बाई ए बी, दैट इम्प्लाइज पी क्यू बाई ए बी इज इक्वल्स टू के विच इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 7. क्या ये आपको ऑप्शन है बी? यस, बी, ऑप्शन बी. दिस इज योर आंसर. Next, question number 12. If alpha and beta, alpha greater than beta, are the zeros of the polynomial minus x square plus 8x plus 9, then alpha minus beta, इसका वैल्यू पता करना है. ठीक है, तो यहाँ तो पहले बोल रहा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, दैट इम्प्लाइज कि अल्फा माइनस बीटा ये तो पॉजिटिव ही होगा. ठीक है, एंड अगर ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं, ज़ीरो कब होता है, जब आप अल्फ़ा का वैल्यू पुट करो और बीटा का वैल्यू पुट करो तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो ज़ीरो बन जाए. ठीक है, दैट तो आप ऐसे लिख सकते हो कि माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 और माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 8 बीटा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. इसको हम लोग जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ले आते हैं. तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 8 अल्फ़ा माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसको राइट हैंड साइड पे लेके चले गए, एंड बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा. तो लेट्स से कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, है ना. इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज़ होंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, ज़ीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस बी इज माइनस ऑफ माइनस 8 दैट इज प्लस 8. तो इसको ऐसे नहीं करते हैं, तो इसको हम डिलीट क्यों नहीं हो रहा, हाँ ठीक है. तो इसका जो जीरोज, ये जीरोज हो गए, तो एक अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक ज़ीरो तो ये है दिया हुआ है, और बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, जो कि हम लोग को बताया भी जाता है. ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं वो होता है c बाई a, है ना, ये भी बताया जाता है. और अगर आप अल्फ़ा माइनस बीटा करते हो तो ये हो जाता है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ये आएगा ना अल्फ़ा माइनस बीटा, ये क्या हो गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना, ये मैं आपको भी यहाँ पे बता रही हूँ, आपको ये याद रखना है कि ऐसा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना करने का टाइम नहीं है. तो ये गया आंसर क्या आया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए. ये अल्फ़ा माइनस बीटा का है. तो आप कितने फॉर्मूलाज याद रखोगे, 3 फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, जिसको हम लोग रूट डी अपॉन ए भी बोल सकते हैं, है ना. तो ये 3 चीज़ अगर आप याद रखते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट हो रहा है, पर याद रखना है तो बेटर होगा. तो अब यहाँ से निकाल लीजिए अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या था हमारा इक्वेशन में, बी वॉज, अगर इक्वेशन देखें तो लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, ये इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे बी क्या है, बी स्क्वायर इज 64 माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 9 माइनस 9 दैट इज़ प्लस 36 अपॉन ए का वैल्यू है 1 दैट इज़ रूट ऑफ 100 अल्फ़ा माइनस बीटा. तो अगर इसको कैलकुलेट करें, इसको करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा का बेसिकली आना चाहिए मॉड ऑफ 10
विच इज़ +-10 हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा, दैट मीन्स आंसर विल बी 10, सिर्फ 10। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus y plus 8 equals to 0 and 6x minus ky plus 16 equals to 0 has infinitely many solutions। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म इनका ये हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि जो सॉल्यूशंस की बात होती है तो यहाँ ये देखेंगे कि इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा होता है तो बोलते हैं कि उसका सिर्फ ओनली वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, और 3 केसेस होते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड होता है इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना, तो इसका नो सोल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस भी बोलते हैं इसको, कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो थर्ड केस है वो ये है कि इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसके इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अगर ग्राफ में देखा जाए तो ये दो लाइन्स हैं जो एक दूसरे पे ही ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके। तो अभी ये इस क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ ये पूछ रहा है कि इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस, बट हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आपको इन दूसरे केसेस में से भी क्वेश्चन आ जाए इस बार। तो इसके लिए आपको ये तीनों जो है, ये तीनों पार्ट, इसमें बस आपको यही 3 चीज़ याद रखना है कि ओनली वन सोल्यूशन के लिए क्या होता है, या फिर नो सोल्यूशन कब होता है, या फिर इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस कब होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये हाईलाइट मैंने कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बोल रहा है कि इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस कब होंगे? जब a1 अपॉन a2 दैट इज 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन माइनस k इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 8 अपॉन 16। अभी आप यहाँ देखिए, ये 3 1, ये 2 टाइम्स, ये 1 और ये 2 टाइम्स, मतलब ये तो दिख रहा है कि ये दोनों तो आपस में इक्वल हो ही चुके हैं। अब आपको सिर्फ इन दोनों या फिर इन दोनों जिसको भी इक्वल करना है। दैट मीन्स हाफ implies that half is equals to, ये माइनस माइनस कट गया तो 1 अपॉन k, दैट इम्प्लाइज k का वैल्यू 2। तो ये कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर लीजिए, बी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जिसके भी सोल्यूशन होंगे उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, जिनके सोल्यूशंस होते हैं जिनको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, मतलब या तो एक या तो इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशंस इज़ पॉसिबल, और जिसका नहीं होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ओके, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री टू 90 डिग्रीज, देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा इनटू साइन थीटा इज। तो पहले तो आप ये देखो कि सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा इंटू साइन थीटा बोल रहा है ना, इंटू साइन थीटा, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू जो है वो कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर है। दैट मीन्स इसको आप कॉस थीटा भी लिख सकते हो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तो बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन, अगर आप देखना चाहो तो ईजीएस्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आप पता कर सकते हो, अगर यहाँ बोले कि सेक थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, तो ऐसा अगर आप एक कर्व देखना चाहें तो ये साइन थीटा होता है। ठीक है, ये 0
यहाँ पे 90 डिग्रीज और ये 180 डिग्रीज, ये साइन का कर्व है। वहीं अगर हम लोग कॉस का कर्व देखते हैं तो ऐसा बनता है ना, ये -1 ये +1, ये 90 पे कॉस, ये कॉस का कर्व है, ये 90 पे 0 हो जाता है। और ये दोनों जो आपस में बराबर कभी होते हैं 45 डिग्रीज पे, ठीक है, 45 डिग्रीज पे बराबर, इसके आगे भी बराबर होंगे पर क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 से 90 है, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 है, तभी साइन और कॉस बराबर हो सकते हैं, या इस कर्व से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर होगा सी विच इज़ 1। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ये देखना था कि सेक थीटा का मतलब क्या होता है। सेक थीटा इज़ 1/cos थीटा, ठीक है। और थीटा जब बराबर होगा तो 45 डिग्रीज पे होगा, इतना जानने काफ़ी है, ठीक है। ये हो गया, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 4, -5, ये A पॉइंट है, यहाँ से एक B पॉइंट बन रहा है विच इज़ 1, 2, और ये जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 5:2 में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 5:2। तो लेट्स से कि पॉइंट P यहाँ कहीं है, x, y उसका कोऑर्डिनेट है, तो ये रेशियो है 5:2, है ना। मतलब ये 5 पार्ट्स, ये वाला 5 पार्ट्स और ये वाला 2 पार्ट्स, ठीक है, समझो ऐसा। तो इसका तो मतलब ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आप डिराइव कर सकते हो, तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा, बट इसका मेन आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है कि अभी डिराइव करने तो नहीं बैठेंगे एग्जाम में। तो मेन फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेट्स जो होगा P का, x का वैल्यू हो जाएगा, लेट्स से कि ये m/n के रेशियो में डिवाइड किया है उसको, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा mx2 + nx1/m+n। तो यहाँ m क्या हो गया 5, n क्या हो गया 2, x2 इज़ b का, b को लेट्स से दिस इज x2, y2 और ये x1, y1, ठीक है, ऐसा। अभी वही y का अगर निकालना है तो क्या बोलेंगे my2 + ny1/m+n। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि इंटरनली या एक्सटर्नली, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो एक्सटर्नली के लिए भी आप एक नोट कर लो कि एक्सटर्नली अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, A है, B है और यहाँ पे कहीं पे P है, ठीक है। अब ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब m एंड दिस इज n, ऐसा। तभी इसका वो फॉर्मूला होगा P का x, y का, वो x हो जाएगा mx2, वही रहेगा, बस माइनस हो जाएगा, -nx1/m-n, ऐसा। ये फॉर्मूला में एक माइनस आ जाता है, my2 - ny1/m-n। तो ये अभी इसका काम नहीं है, बट हो सकता है कि इस बार एग्जाम में ऐसा एक्सटर्नली डिवाइड कर दे, तो ये आपका फॉर्मूला है, ये हाईलाइट करके रख लो। यहाँ भी सेम चीज़, ये दो मेजर पॉइंट यही है यहाँ पे। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेट करो। x का वैल्यू क्या हो जाएगा m × x2, m क्या है, m × x2 इज़ 5 × 1 + n इज़ 2 × x2 इज़ 8, 2 × 4 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज़ 5 + 8, 13/7, ये x हो गया। y क्या हो जाएगा 5 × 2 + 2 × -5 divided by 7, which will be equals to 10 - 10, that is 0. So the point is P 13,7, 0. Option C. This is your point. ये 15th question हो गया आपका। 16th question. In the given figure, triangle ABC is shown. DE is parallel to BC. So let's say triangle है मेरे पास, ठीक है, this is your triangle. अभी ये ट्रायंगल है ABC, यहाँ से एक लाइन आया जो कि पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं पैरेलल, दिस इज पैरेलल DE, और AB का वैल्यू इन्होंने, AD का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है एंड DB का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है। सो बेसिकली अगर ऐसा रहता है तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ये वाला एंगल कॉमन है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये बराबर होंगे, है ना। सो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये तो आप देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। अभी आप सोचो,
तो अगर सिमिलर है तो मैंने पहले बोला था कि ट्राइंगल्स जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं. दैट मीन्स ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, है ना. अभी यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, ए डी का वैल्यू क्या दिया है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा 5 प्लस 2.5 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू डी ई. इन्होंने बताया नहीं, डी इनको निकालने को बोला है, ठीक है. डी ई डिवाइडेड बाई बी सी जो कि 12 सेंटीमीटर है ना. तो ये हो जाएगा 3/2, कैलकुलेट करना 3/2. सो डी ई इज़ 2 इंटू 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3. कभी भी यूनिट्स मिस नहीं करेंगे. यहाँ पे सेंटीमीटर ये कट गया, बट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पेंडिंग है ऑलरेडी, वो काटने के लिए नहीं है, बिकॉज डी विल बी इन सेंटीमीटर्स. सो यहाँ आप क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो कर सकते हैं यूनिट्स मिट्स, बट आगे क्वेश्चंस में नहीं कर सकते. सो दिस विल बी 3 4 ज़ा, सो 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर. सो बेसिकली 10 डी का वैल्यू कितना आया आपका 8 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी. अभी यहाँ पे एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट आता है जो बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल आपका है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और लेट्स से ये है, अगर ये मिड पॉइंट से पास होता है, ठीक है, ए बी सी था, और जो डी ई है, लेट्स से कि डी जो है ए बी को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाते हैं और ये बराबर हो जाता है, ठीक है. तो लेट्स से कि ए डी जो है एक्स है और डी ई भी है, डी बी भी एक्स है, और ए ई वाई है तो ई सी भी वाई है, मतलब ए डी इज इक्वल्स टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल्स टू ई सी. अगर ऐसा होता है तो डी ई जो हो जाएगा दैट विल बी हाफ ऑफ बी सी. आप इसको कैलकुलेट करके देखना आपसे होता है कि नहीं होता है तो कमेंट में बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों आया. ये सिमिलरली वो प्रोपोर्शनल वाले तरीके से ही बनेगा, ए डी अपॉन ए बी करके आप कैलकुलेट करना. डी ई विल बी हाफ ऑफ बी सी. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 विच इज़ इफ़ द एच सी एफ ऑफ इसका 2520, 6600 is equals to 40 and LCM of 2520, 6600 is 252 into k is some constant, then the value of k is, ठीक है. अभी इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है जिस पे क्वेश्चन बनाया गया है इज HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होता है, ठीक है. ये बस ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है. इस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं देखो, ये एक नंबर तो कहीं नहीं गया. HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. तो HCF क्या बताया इन्होंने 40, LCM क्या बताया 252 इंटू के विच इज़ इक्वल्स टू 2520 इंटू 6600, ठीक है. यही हो गया ना नंबर्स के बराबर. अब ये 252 है, ये 252 10 टाइम्स चला गया, ये 44, ये 0 हो गया. के का वैल्यू क्या आ गया आपका 6600/4. इसको आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लो 66 इंटू 100, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. 4 ये ऐसे कर लो 250 ज़ा 233, फिर यहाँ पे 33 इंटू 5 कर लो, 5 3 ज़ा 15, 5 3 15 116 1650. सो बेसिकली के का वैल्यू क्या हो गया 1650. कौन सा ऑप्शन में है ये, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. इन द गिवन फिगर 80 इज टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, ठीक है. अभी ये एक सर्कल बनाते हैं अच्छे से, ठीक है. ये बन गया. अभी हम देखें यहाँ से एक पॉइंट ए है विच इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है. यार इसको थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा टेंजेंट को, टेंजेंट जैसा दिखना भी तो चाहिए. ये क्यों नहीं आ रहा ऊपर, सर्कल ही ऊपर चला जा रहा है. चलो आप अज्यूम कर लो कि टेंजेंट, इसको ऊपर थोड़ा सा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा. नहीं हो सकता क्या, अरे हो तो रहा है. यस हो गया, गुड. ये आपका ए है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टी, ए टी, दिस इज़ द टेंजेंट, ठीक है. अभी ए से सी पे एक कोड है, देन सी टू बी ऑल्सो देयर इज अ कोड स्ट्रेट, ठीक है. एंड ए टू ओ ये जो है ये डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ डायमीटर. बी टू ए दिस इज़ अ डायमीटर, है ना, सेंटर से पास हो रहा है. यहाँ पे सी है. अब ये वाला एंगल इन्होंने बताया कि ये 40 डिग्रीज़ है, इन्होंने पहले बता दिया.
अभी मैंने आपको बहुत पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अगर वो डायमीटर होता है, आर्क जो होता है वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है, और अगर एक डायमीटर है, बेसिकली ये जो आर्क है दिस इज़ अ डायमीटर आर्क है ना, क्योंकि ये डायमीटर है, ये जब एंगल सबटेंड करता है तो वो क्या होता है, वो 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो ये 90 डिग्रीज होगा। अभी आप ऐसे सोचो, ये 90 हो गया, ये 40, और अभी यहाँ पे देखो ये रेडियस है, रेडियस ये वाला तो रेडियस दिख रहा है, इसका चलो कलर चेंज करके दिखाती हूँ, ये रेडियस है ना, ये वाला रेडियस है। अभी ये टेंजेंट पे कितना डिग्री करेगा, 90 डिग्री है ना, ये 90 है, ये 40 ऑलरेडी इन्होंने बता दिया, ये 40 है, ये 40, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 माइनस 40 हो जाएगा, ये हो गया 50 डिग्रीज। अब ये 50, ये 90, तो ये एक ट्रायंगल है, तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे 90, ये हो गया 40, 180 होना चाहिए ना सम, तो 40 50 90 90 180। सो बेसिकली जो आपको निकालना क्या था, इन्होंने क्या बोला था निकालने के लिए, एंगल सी बी ए दिस एंगल, ये वाला, तो ये 40 डिग्रीज, ठीक है, ईजीएस्ट क्वेश्चन। इसमें बस आपको इतना याद रखना था कि जो आर्क जो डायमीटर वाला आर्क होता है, डायमीटर का जो डायमीटर होता है सबटेंड्स 90 डिग्रीज एट द पेरीफेरी, ये आपको याद रखना था। याद रखने से ये क्वेश्चन इतना बस देख के बना सकते हो आप, ठीक है, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यही था। लेट्स से टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या है, यस ये बोल रहा है इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है, साइन ए जो है वो 1/3 है, और इन्होंने बताया कि ए का वैल्यू 0 से 90 डिग्रीज के बीच में ही है। दैट इम्प्लाइज ये जो है, ये क्यों ऐसा बोलते हैं ना बार बार, क्योंकि ये मान लेते हैं कि क्वाड्रेंट है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे क्वाड्रेंट्स हैं। अब हम लोग देखेंगे, साइन ए का वैल्यू है 1/3, कॉस ए का वैल्यू है 2√2/3, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर साइन ए, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3 देन कॉस ए विल बी इक्वल्स टू 2√2/3। अब ये चेक करना पड़ेगा कि साइन ए अगर 1/3 है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है फॉर एवरी केस, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये सेम है। तो अभी साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना, दैट इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/9 विच इज़ 8/9। तो कॉस ए जो होगा अंडर रूट ऑफ 8/9 हो जाएगा, विच विल बी मॉड ऑफ 2√2/3, क्योंकि जब भी कुछ भी रूट से बाहर आता है तो वो मॉड के फॉर्म में ही बाहर आता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ऐसा देखना चाहें, कॉस ए का वैल्यू जो होता है मॉड से बाहर आएगा, तो वो या तो +2√2/3 हो सकता है और -2√2/3 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस क्वाड्रेंट में है। जैसे यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, साइन, टैन, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉस, ठीक है। अभी अगर कॉस इस क्वाड्रेंट में होता है, ये एंगल ए जो होता है वो इस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लेट्स से, तो ये नेगेटिव -2√2/3 होता, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो भी नेगेटिव होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो पॉजिटिव होता। बट इन्होंने पहले ही बता दिया कि आपको कि ए जो है वो 0 से 90 डिग्रीज है, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा, तो 10 ये वाला पार्ट कट जाएगा और कॉस का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू +2√2/3 हो जाएगा। तो ये आपका असर्शन इन्होंने क्या दिया है कि इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज 2√2/3, दिस इज करेक्ट। सो असर्शन इज करेक्ट, इज यस, ये करेक्ट है, ठीक है। अभी फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये रीजन दिया है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो यस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप देखो कौन सा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, सो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने वैसे ही निकाला। अभी नेक्स्ट क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो ये क्यूब है, एक क्यूब है, इसका 10 सेंटीमीटर इसका एज था,
तो इसका सरफेस एरिया अगर देखना चाहे तो हर एक सरफेस, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हर एक सरफेस का 10 × 10 विच इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच सरफेस। अगर वहीं पे हम लोग टोटल देखेंगे क्यूब का तो हो जाएगा 6 × a² विच इज़ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर्स जो भी, ठीक है। अब अगर यही क्यूबॉइड बन जाता है तो ये वाला क्यूब है मेरा, इसके साथ एडजस्ट कर लो, फिर यहाँ से एक क्यूबॉइड, यही सेम क्यूब का, इसको दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड बन गया है। अभी यहाँ पे एक चीज़ हुआ कि क्यूबॉइड बनने से इसका ये जो एक बीच में एक सरफेस था वो चला गया, ठीक है। तो अभी इसका ये तो 10 + 10 20 हो गया, ये ब्रेथ 10 ही रहा और इसका हाइट वो भी 10 ही रहा, ठीक है। ये हाइट, और अगर इसको ऐसे ब्रेथ के टर्म्स में देखेंगे तो वो भी 10 सेंटीमीटर। सो बेसिकली लेंथ 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ विल बी 10 सेंटीमीटर्स एंड हाइट विल बी 10 सेंटीमीटर्स, क्योंकि वो बस ऐसे जुड़ गया आपस में, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया विच विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट विच इज़ 2 × 20 × 10 प्लस 10 × 10 प्लस 20 × 10, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स 200 + 100 + 200 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 2 × 500 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे जो दो सरफेस एरिया थे, इसका पीछे इसका आगे, दोनों सरफेस एरिया जो था वो आपस में जुड़ गए, तो वो गायब हो गया है, तो कम्प्लीटली 200 माइनस हो गए दो क्यूब्स के, ठीक है। तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी अगर चेक करेंगे तो इन्होंने क्या बोला कि 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो असर्शन तो इनका गलत हो गया, असर्शन इज रॉन्ग, तो वो तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या बोला, रीज़न इन्होंने, एरिया ऑफ ईच सरफेस एरिया सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो रीज़न इज करेक्ट, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये तो करेक्ट है। सो असर्शन इज रॉन्ग एंड रीज़न इज करेक्ट, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, असर्शन इज नॉट ट्रू बट रीज़न इज ट्रू, ऑप्शन डी। सो दिस इज़ योर कंप्लीट फर्स्ट सेक्शन। जो सेक्शन ए है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फॉर द नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विथ, नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विथ सेक्शन बी। ओके गाइस, तो आज के सेशन में हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी और आगे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। कोई डाउट हो इस वीडियो में या फिर कोई और क्वेश्चन का सल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल्सो जो मैंने एक टॉपिक पे, एक कॉन्सेप्ट पे बोला था कि आप इसका ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने क्वेश्चन एंड सोल्यूशन का PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो प्लीज़ ज्वाइन करें। सो प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।